हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं और उपन्यास विधा में अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे महिला उपन्यासकार में। ठीक है, इसके पहले जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे और उनके जो उपन्यास उनके द्वारा जो लिखे गए थे उन सभी का हमने विस्तृत संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आप में से अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है संपूर्ण उपन्यास विधा की जो प्लेलिस्ट दिखेगी उसमें आपको उपन्यास वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज से हम शुरू करेंगे महिला उपन्यासकार। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता चले। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। ये प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछ सकता है, इसको आप कीजिएगा अंडरलाइन। ठीक है, कहते हैं हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, सीधा सा प्रश्न बनता है अगर हिंदी में प्रथम महिला उपन्यासकार की बात करें तो किसका नाम आता है? साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है, इन्हीं का नाम लिया जाता है। इन्होंने जो है 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। यानी कि हिंदी में पहला जो उपन्यास लिखा गया है महिला के द्वारा वो है सुहासिनी। किसी महिला के द्वारा जो पहला उपन्यास लिखा गया है वो है सुहासिनी, और वो महिला कौन थी? साध्वी सती प्राण अबला। 1890 ईस्वी में पहली बार जो है एक महिला के द्वारा उपन्यास की रचना की गई। क्लियर हो गया। आगे कहते हैं ब्रज रत्न दास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का जो मूल नाम है वो है मल्लिका देवी। तो इनका नाम आपसे पूछ सकता है, देखिए इनका नाम पूछ सकता है कि साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या है, तो इनका नाम है मल्लिका देवी। और अगर प्रश्न आ जाए ये कि साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी बताया किसने था, मतलब किसके अनुसार ऐसा बताया गया कि इनका मूल नाम मल्लिका देवी था, तब आप बताएंगे ब्रज रत्न दास के द्वारा। तो याद हो गया, साध्वी सती प्राण अबला जो हैं ये हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार मानी जाती हैं और इन्होंने जो पहला उपन्यास लिखा था हिंदी में सुहासिनी नाम से लिखा था 1890 ईस्वी में, और इनका जो मूल नाम है वो है मल्लिका देवी, ऐसा ब्रजरत्न दास ने बताया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आती हैं उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा की अगर हम बात करें, इनका पहला उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 की है। रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000 की है, भय कबीर उदास 2007 की रचना है। ये सारी की सारी उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, जो उषा है, उषा किससे कहती है? राधिका से कहती है। सुनिएगा, उषा राधिका से कहती है कि रुकोगी नहीं राधिका, अभी तो शेष यात्रा बाकी है। ये जो अंतर्वशी में 55 खंभे लाल दीवारें हैं वहां पर जो है 7 दिन पहले जो है कबीर उदास हो गए थे। भय कबीर उदास 7 दिन पहले यहाँ 55 खंभे लाल दीवारें में। कैसे याद करेंगे? उषा जो है वो राधिका नाम की एक लड़की है, उससे कहती हैं, उषा राधिका से कहती हैं कि रुकोगी नहीं राधिका क्या, क्योंकि अभी शेष यात्रा तो अभी बाकी है और ये जो अंतर्वर्षी में 55 खंभे लाल दीवारें दिख रही है ना, यहीं पर 7 दिन पहले जो है कबीर उदास हुए थे। भय कबीर उदास 7 दिन पहले यानी कि 2007 की रचना है। ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं चंद्र किरण सोने रिक्शा। इनकी रचना है चंदन चांदनी 1962 की है, और दूसरी है वंचिता जो है 1972 की है। तो चंदन किरण सोन रिक्शा की है। यहाँ पे सोन रिक्शा से रिक्शा आप जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं रिक्शे वाले, एक रिक्शे वाले हैं, तो कहते हैं रिक्शे वाले ने चंदन से कहा 62 साल की चांदनी से बेहतर तो वंचिता है। एक रिक्शे वाले ने चंदन से कहा, यानी कि रिक्शे से सोन रिक्शा कनेक्ट हो जाएगा।
चंदन नाम का कोई लड़का है, तो कहते हैं एक रिक्शे वाला था, उसने चंदन से कहा कि भाई 62 साल की इस चांदनी से अच्छा तो वो 72 साल की वंचिता है, वो बड़ी बेहतर है, 72 को बेहतर बना लीजिए। कहते हैं ये 62 साल की चांदनी से अच्छी तो वो बेहतर वंचिता है, मतलब बेहतर वंचिता ज्यादा बेहतर है इस 62 साल की चांदनी से। ऐसा कौन कहता है चंदन से? एक रिक्शे वाला कहता है। एक बार फिर से रिलेट करेंगे कि एक रिक्शे वाला चंदन से कहता है कि भाई 62 साल की चांदनी से बेहतर तो वंचिता थी। बस वंचिता बेहतर से 72 और वंचिता से वंचिता नाम की कोई लड़की, रिलेट कर लेंगे। आगे बात करेंगे कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जितनी भी अभी रचनाएं हमने पढ़ी ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा कृष्णा सोबती की पहली रचना है मित्रो मरजानी, 1967 की है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 की रचना है। समय सरगम कब की है? 2000 की है। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखे गए ये सारे के सारे क्या है? उपन्यास है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इनको याद कैसे करेंगे? और एक चीज और, ये जो जिंदगी नामा इनकी रचना है 1979 की, 1980 में इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा अगर कभी भूलिएगा तो ऐसे याद कर सकते हैं, भाई जिंदगी, हमारी जिंदगी किसके नाम है? तो कृष्णा के नाम है। हमने अपनी जिंदगी भाई भगवान के नाम कर दी, कृष्णा के नाम कर दी, ऐसे रिलेट कर लेंगे। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। अब इनको याद कैसे करेंगे? कहते हैं कृष्णा जी समय सरगम को ध्यान में रखते हुए दिलो दानिश मित्रो मरजानी से कहती हैं कि जिंदगी नामा तो सूरजमुखी अंधेरे के समान है। जो हमारा जिंदगी नामा है ये तो सूरजमुखी के अंधेरे के समान है। कृष्णा जी समय सरगम को ध्यान में रखते हुए दिलो दानिश मित्रो मरजानी से कहती हैं कि भाई हमारा जो जिंदगी नामा है ये सूरजमुखी के अंधेरे के समान है, रिलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जो लेखिका हैं वो हैं शशि प्रभा शास्त्री। इनकी रचना है अमलतास, 1968 की है। नावे 1974, सीढ़ियां 1976 की है। परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983 की है। परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988 की है। उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। ये शशि प्रभा शास्त्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला है अमलतास, 1968 की है। नावे 1974, सीढ़ियां 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995 की रचना है। सारी की सारी शशि प्रभा शास्त्री की है। अब इनको कैसे याद करेंगे? देखिए कहती हैं जो शशि प्रभा हैं, यहाँ पे देखिएगा शशि प्रभा अमलतास है ना, इसको बना लीजिए अमृत, अमलतास को अमृत बना लीजिए। कहते हैं शशि प्रभा अमृत लेने के लिए नाव से यात्रा करते हुए सागर पार का संसार में, सागर पार के जो सागर पार करने के बाद जो दूसरी दुनिया है, जो संसार दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं शशि प्रभा शास्त्री जो है, शशि प्रभा अमृत लेने के लिए नाव से यात्रा करते हुए सागर पार के संसार में सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती हैं। सागर पार कर उस संसार में कैसे जाती हैं? सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती हैं और परछाइयों के पीछे भागने लगती हैं। जब वहां पहुंचती हैं तो वहां परछाइयों के पीछे क्या करती हैं? भागने लगती हैं, क्योंकि
परसों के बाद, क्योंकि परसों के बाद कर्क रेखा मीनारों में बदल जाएगी। कहते हैं वो इसलिए परछाइयों के पीछे भागने लगती है क्योंकि परसों के बाद जो कर्क रेखा है वो क्या है, वो जो है मीनारे में बदल जाएगी। वो कर्क रेखा मीनारों में बदल जाएगी क्योंकि उसकी उम्र जो है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि हो गया, क्योंकि उसकी उम्र एक गलियारे में कैद है, क्योंकि उसकी उम्र एक गलियारे में कैद है। जो ये छोटे महायुद्ध हैं वो खामोश होते सवाल हैं, जो ये छोटे महायुद्ध हैं वो खामोश होते सवाल को भी हर दिन इतिहास बना देते हैं। हर दिन क्या बना देते हैं, इतिहास बना देते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा तब अच्छे से क्लियर होगा। शशि प्रभा अमृत लेने के लिए नाव से सागर पार कर संसार में सीढ़ियों के रास्ते जाती हैं और परछाइयों के पीछे भागने लगती हैं। क्यों? क्योंकि परसों के बाद जो कर्क रेखा है वो मीनारे में बदल जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र एक गलियारे की है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो एक गलियारे में कैद हो गई है। जो ये छोटे महायुद्ध हैं वो खामोश होते हुए सवाल को भी हर दिन इतिहास बना देते हैं। बस इस तरीके से याद कर लेंगे शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास। इसके बाद है मेहरुन्निसा परवेज। इनकी रचना है आंखों की दहलीज, 1969 की है। उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलास 1981, सम्रांगण 2002 की है और पासंग 2005 की है। आंखों की दहलीज, देखिए अगर आप इनको याद करना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा है मेहरुन्निसा परवेज। तो आंखों की दहलीज आप जानते हैं, आंखों की दहलीज जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जो है वो निकाब पहनते हैं, बुरखा पहनते हैं, तो बस उनकी आंखें दिखाई देती है। तो आंखों की दहलीज आप यहाँ से रिलेट करेंगे, किसी जो है मुस्लिम जो है महिला ने लिखा है, तो मुस्लिम महिला में इनका नाम आ जाएगा। अगर ऑप्शन दिखेगा तो आपको मेहरुन्निसा परवेज, ये एक मुस्लिम महिला है, तो आप इनका नाम आसानी से याद रख सकते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा ये मुस्लिम है। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी, इनकी आंखें ही दिखती हैं, वही है तो दहलीज को देख सकती हैं, आंखों की दहलीज। यहाँ से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी इनकी सारी रचनाओं को कैसे याद करेंगे एक बार सुनिएगा। मेहरुन्निसा जो है, मेहरुन्निसा अकेला पलास लेकर उसके घर पर जाती हैं। अकेला पलास लेकर जो है कहाँ पे जाती हैं, उसके घर पर जाती हैं, जो कितने दूरी पर है, 72 किलोमीटर दूर है। मेहरुन्निसा परवेज जो हैं वो क्या करती हैं, वो 81 रुपए का अकेला पलास का पौधा लेकर उसके घर पर जाती हैं जो 72 किलोमीटर दूर है। फिर कहते हैं 77 रुपए का कर्जा, यहाँ पे कोर्जा है ना, कहते हैं 77 रुपए का कर्जा लेने उससे उसके घर 72 किलोमीटर दूर जाती हैं। और क्यों जाती हैं, क्योंकि उन्हें 77 रुपए का कर्जा लेना रहता है उससे। तभी जो है पासंग जो है 5 रुपए लेकर, तभी पासंग जो है वो 5 रुपए लेकर 6 से 9 बजे तक अपनी आंखों की दहलीज पर 2 तरह से सम्रांगण कर रहा है। 2 तरह से क्या किया, सम्रांगण किया। फिर से सुनिएगा। मेहरुन्निसा परवेज अकेला मतलब 81 रुपए का अकेला पलास खरीदा और उसके घर पर 72 किलोमीटर जो दूर उसका घर था उसके घर पर जाती हैं, क्योंकि उनसे 77 रुपए का उनसे कर्जा लेना था। और 77 रुपए का कर्जा लेना था, जहां पर जो है 5 रुपए पासंग जो है 5 रुपए लेकर 6 से 9 घंटे आंखों की दहलीज पर 2 तरह से क्या करता है, सम्रांगण करता है। बस यहाँ से ऐसे रिलेट कर लेंगे, सारा समय भी कनेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे मन्नू भंडारी। इनकी रचना है आपका बंटी 1981 की और दूसरा है महाभोज 1979 की है। ये दोनों रचना सभी को याद ही है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। मन्नू भंडारी की है, कौन सा है, आपका बंटी 1971 की है और महाभोज 1979 की है। आगे बात करेंगे शिवानी की रचना है 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, विष कन्या 1970, करिए छिमा 1971, शमशान चंपा 1972, गैंडा मणिक और रथ्या 1977, किशनुली 1979, विवर्त 1984 की रचना है। सारी की सारी शिवानी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं।
14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा माणिक और रथ्या, किशनुली और विवर्त, ये सारे के सारे शिवानी के उपन्यास हैं। अब कैसे याद करेंगे? कहते हैं जो शिवानी है, शिवानी नाम की कोई लड़की है, कहते हैं शिवानी जो है वो एक विष कन्या है। शिवानी जो है वो एक विष कन्या है जो विवर्त के साथ 14 फेरे लेकर कृष्णकली से कहती है कि अब करिए क्षमा, अब क्या करिए, अब हमें करिए क्षमा, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो किशनली के शमशान चंपा घाट पर माँ भैरवी आ जाएंगी। कहते हैं आप हमें क्षमा कीजिए, नहीं तो कृष्णली के शमशान चंपा घाट पर माँ भैरवी आ जाएंगी गैंडे के साथ, गैंडा के साथ माणिक और रथ्या लेकर, गैंडा के साथ माणिक से मणिक और रथ्या से रथ, गैंडा के साथ माणिक और रथ्या लेकर, यानी कि मणि और रथ्या लेकर, ऐसे रिलेट कर लेंगे। कहते हैं जो शिवानी है, शिवानी एक विष कन्या है और ये क्या करती है भाई, विष कन्या है तो ये करती क्या है, ये विवर्त से लोग 7 फेरे लेते हैं ना, लेकिन शिवानी जो है वो 14 फेरे लेती हैं। कहती हैं कि ये विष कन्या है और ये विवर्त के साथ जो है 14 फेरे लेकर कृष्णकली से कहती हैं कि करिए क्षमा, नहीं तो कृष्णली के शमशान चंपा घाट पर माँ भैरवी जो है वो गैंडा माणिक और रथ्या के साथ आ जाएंगी। ऐसे रिलेट कर लेंगे, याद भी हो जाएगा। आगे बात करेंगे ममता कालिया, इनकी रचना है बेघर, 1971 की है। नरक दर नरक 1975 की है। प्रेम कहानी 1980, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम ममता कालिया की है। एक आपने पढ़ा था एक पति के नोट्स, जो कि महेंद्र भल्ला की रचना थी, एक पति के नोट्स 1967 की थी। यहाँ पे है एक पत्नी के नोट्स 1997 की, ये ममता कालिया की है, ध्यान रखिएगा। और एक रचना है दुखम सुखम। अब इनको कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स में, ममता कालिया जो हैं ये क्या करती हैं, एक पत्नी के नोट्स में बेघर हुई लड़कियों के दुखम सुखम की प्रेम कहानी का वर्णन करती हैं। कहते हैं कि जो ममता कालिया है वो एक पत्नी के नोट्स में लड़कियों के बेघर हुई लड़कियों के दुखम सुखम, बेघर हुई लड़कियों के दुखम सुखम की प्रेम कहानी को क्या करती हैं, प्रेम कहानी का वर्णन करती है, जो लोगों के लिए नरक दर नरक का साथी था, जो लोगों के लिए नरक दर नरक का साथी था। भाई वही एक उनका सहारा था, उस नोट्स के द्वारा ही जो है वो उन लोगों की जो जिंदगी बहुत बुरी दौर से गुजर रही थी, वही उनका साथी था। उसको वो पढ़ के थोड़ा सा संतुष्ट हो जाती थी कि मेरे बारे में किसी ने कुछ लिखा तो है, किसी ने मेरे दर्द को समझा तो। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स में बेघर लड़कियों के प्रेम कहानी जो है, बेघर लड़कियों के दुखम सुखम की प्रेम कहानी का वर्णन करती हैं, जो उनके नरक दर नरक का साथी बना। बस आगे बात करते हैं दिनेश नंदिनी डालमिया की। इनकी रचना है मुझे माफ करना 1974 की, आहो की बैसाखियां 1978, कंदील का धुआं 1980, आंख मिचौली 1991, मरजीवा 1996। मरजीवा जो है मुद्रा राक्षस की भी है और मरजीवा 1996 की है, डालमिया की है। फूल का दर्द 1986। इनको कैसे याद करेंगे? देखिए जो डाल होती है, डाल पे ही फूल खिलते हैं, डाल पे पत्ते होते हैं और पत्तों पे मतलब जो पेड़ होते हैं उसमें फूल होता है, ठीक है। तो जब फूलों को दर्द होगा तो किसको पता चलेगा? उसकी डाली को पता चलेगा ना। जैसे हमारे बॉडी में अगर हमारे हाथ को दर्द होता है तो हमको पता चलता है, ना कि सामने वाले को उस दर्द का एहसास होता है। तो वैसे अगर फूलों को दर्द हो रहा है तो उस फूलों की डाली को, मतलब पेड़ की जो डालियां हैं उसको पता चलेगा। ऐसे रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। फिर है यह भी झूठ है, 1993 की रचना है, यह भी झूठ है। सारी की सारी दिनेश नंदिनी डालमिया के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अब इनको हम जो है कैसे याद करेंगे, इनके जो सारे उपन्यास हैं।
तो चलिए इनको रिलेट करते हैं। कहते हैं जो दिनेश नंदिनी डालमिया हैं, तो दिनेश नंदिनी जो हैं आहो की बैसाखियां लेकर, दिनेश नंदिनी जो हैं वो आहो की बैसाखियां लेकर कंदील का धुआं में आंख मिचौली का खेल खेलती हैं। मरजीवा के साथ, किसके साथ खेली हैं? मरजीवा के साथ खेलती है। तो मरजीवा कहती है कि मुझे फूल का दर्द हो रहा है, तो नंदिनी कहती है यह भी झूठ है, अब मुझे माफ करना, अब मुझे माफ कर दो भाई। फूल का दर्द कौन सा होता है? फूलों को कौन सा दर्द होता है? तुम यह भी मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम खेलना नहीं चाहती। दिनेश नंदिनी डालमिया जो हैं वो क्या करती हैं, आहो की बैसाखियों में जो है आहो की बैसाखियां लेकर कंदील के धुएं में आंख मिचौली का खेल खेलती हैं मरजीवा के साथ। तभी मरजीवा कहती हैं कि मुझे फूल का दर्द हो रहा है, मतलब मुझे फूलों वाला दर्द हो रहा है। तो नंदिनी कहती है यह भी तुम झूठ बोल रही हो और मुझे अब माफ करना। बस रिलेट करके यहाँ से याद कर लेंगे। आगे बात करेंगे मृदुला गर्ग की। इनकी रचना है उसके हिस्से की धूप, 1975 की है। वंशज 1976 की है। चितकोबरा 1979 की है। अनित्य मैं और मैं 1984 की है। कठगुलाब 1996 की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कठगुलाब, कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है कठगुलाब का। पेन को मेरे ठंड लग गई, तो याद रखिएगा मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। कहते हैं जो मृदुला गर्ग है वो कहती है कि चितकोबरा, ये रचना है चितकोबरा के वंशज व उसके हिस्से की धूप मैं और मैं ही लूंगी, अनित्य नहीं समझे कठगुलाब, अनित्य नहीं समझे कठगुलाब। बस, और जो कठगुलाब है इस पर इन्हें जो है व्यास सम्मान दिया गया था 2004 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फिर से याद करिएगा, मृदुला गर्ग जो है वो कहती हैं चितकोबरा से, मृदुला गर्ग जो हैं वो कहती हैं कि चितकोबरा के वंशज व उसके हिस्से की धूप मैं और मैं ही लूंगी, अनित्य नहीं समझे कठगुलाब, अनित्य नहीं समझे कठगुलाब। बस यहाँ से रिलेट करके इनको भी हम याद कर लेंगे। आगे बात करेंगे, अगली जो महिला है वो है दीप्ति खंडेलवाल। इनकी रचना है प्रिया 1976 की, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनिया 1978 की रचना है। सारी की सारी जो है दीप्ति खंडेलवाल के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया। तो कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि जो प्रिया दीप्ति खंडेलवाल इनकी रचना है, कहती हैं कि दीप्ति जो है वो प्रिया से कहती है, दीप्ति नाम की कोई लड़की वो प्रिया से कहती है कि वह तीसरा जो खंडेलवाल है, कि वह तीसरा जो खंडेलवाल है वह कोहरे में प्रतिध्वनिया करता है, वह तीसरा जो खंडेलवाल है वो कोहरे में प्रतिध्वनिया करता है। दीप्ति प्रिया से कहती है कि वह तीसरा जो खंडेलवाल है वो कोहरे में प्रतिध्वनिया करता है। आगे बढ़ते हैं मंजुल भगत। इनकी रचना है अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछारें 1984 और गंजी 1995 की रचना है। तो ये जो है मंजुल भगत की रचना है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं जो मंजुल ने गंजी खातुल के बेगाने घर में, मंजुल से भगत है तो कहते हैं जो मंजुल भगत हैं इन्होंने गंजी खातुल के बेगाने घर में अनारों की तिरछी बौछार कर दी। गंजी खातुन, जैसे ये समझ लीजिए कि किसी मुस्लिमों में होता है ना खातून टाइटल होता है, तो वैसे नाम बना लीजिए। गंजी खातून ने के बेगाने घर में जो है मंजुल भगत ने अनारों की तिरछी बौछार कर दी। जैसे अनार जब आप फोड़ते हैं ना, तो जैसे आप फोड़िए तो अनार के दाने ऐसे तिरछे तिरछे गिर जाते हैं। तो तिरछी बौछार किसकी की? अनारों की। किसने की? मंजुल भगत ने की। ऐसे रिलेट कर लेंगे। आगे है कांता भारती। इनकी रचना है रेत की मछली, 1975 की है। तो कैसे याद करेंगे कि देखिए, कहते हैं जो रेत की मछली है ना उनमें कांटे लगे होते हैं। कांता से कांटे बना लीजिए, तो जो रेत की मछली होती है वह उसमें जो है कांटे लगे होते हैं, ये इसका गुण होता है। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे कि रेत की मछली में कांटे लगे होते हैं, इसलिए वह कितने रुपए किलो मिलती है? 75 रुपए किलो मिलती है। तो 1975 की रचना है।
फिर है मृणाल पांडे, इनकी रचना है विरुद्ध 1977। पटरंगपुर पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए 2000 की रचना है, मृणाल पांडे की है। कहते हैं मृणाल पांडे रास्तों पर भटकते हुए पटरंगपुर पुराण के विरुद्ध हो गई गुस्से में। भाई मृणाल पांडे कहीं जा रही थी और रास्ते में भटक गई, और जब रास्ते में भटक गई, बहुत ज्यादा जब इंसान भटक जाता है तो गुस्से में आ जाता है, तो रास्ते में भटकते हुए पटरंगपुर पुराण पहुंचती हैं और वहां पे जो है उसके विरुद्ध हो जाती हैं गुस्से में। कौन? मृणाल पांडे। आगे है सूर्यबाला। सूर्यबाला की रचना है सुबह के इंतजार तक 1980 की है, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992 की रचना है। ये सूर्यबाला के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अब इनके उपन्यासों को हम कैसे याद रखेंगे, सूर्यबाला के उपन्यासों को? तो कहते हैं जो बाला है, सूर्यबाला यानी कि बाला, बाला कहती हैं कि यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सूर्य है, इनको भी रिलेट करेंगे। बाला कहती हैं कि सूर्य की किरणें पड़ने पर ही यामिनी कथा जो है वो शुरू होती। कहती हैं जो सूर्यबाला हैं, कहती हैं जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी यामिनी कथा शुरू होती है, और उसी में अग्निपंखी यह सोच रही है कि मैं सुबह के इंतजार तक जूझ रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरे संधि पत्र पर हस्ताक्षर होगा। सूर्यबाला जो है, बाला कहती हैं जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं तभी यामिनी कथा शुरू हो जाती है, और बता रही हैं तभी वो अग्निपंखी जो है वो सोचती है, अग्निपंखी सोच रही थी कि मैं सुबह के इंतजार तक, मतलब कि मैं सुबह के इंतजार तक जूझ रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरे संधि पत्र पर जो है हस्ताक्षर होगा। वो संधि पत्र पर हस्ताक्षर लेने गई है। ऐसे रिलेट कर लेंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा। आगे बात करेंगे चंद्रकांता। चंद्रकांता के उपन्यास है अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ वितस्ता बहती है 1992 की है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001 की रचना है। चंद्रकांता के उपन्यास है ये सारे के सारे, काफी महत्वपूर्ण है भाई इनके उपन्यास चंद्रकांता के, तो इनके उपन्यास भी आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ वितस्ता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001 की रचना है। चंद्रकांता के ये उपन्यास है। इसके बाद अगले जो लेखक आते हैं, मतलब महिला आती हैं, वो है राजी सेठ। इनकी रचना है तत्सम 1983 की है, और दूसरी रचना है निष्कवच। ये कब की है? 1995 की है, राजी सेठ की है, ध्यान रखिएगा। एक है तत्सम और दूसरी है निष्कवच। तो जो सेठ जी हैं, सेठ जी तत्सम निष्कवच के लिए अब राजी हो गए। कहते हैं जो सेठ जी हैं, एक सेठ जी हैं, वो क्या करते हैं, वो तत्सम निष्कवच के लिए अब जाके राजी हुए हैं। सेठ जी तत्सम निष्कवच के लिए अब जाके राजी हुए, तो तत्सम के लिए, तत्सम तद्भव पढ़ने के लिए राजी हो गए सेठ जी, और निष्कवच के लिए भी राजी हो गए सेठ जी। तो तत्सम पढ़ने के लिए कौन राजी हो गया? ऐसे करते हैं ना भाई, तत्सम तद्भव पढ़ लो, तो कहेंगे नहीं हमें तत्सम तद्भव नहीं पढ़ना। तो तत्सम पढ़ने के लिए सेठ जी राजी हो गए। तत्सम पढ़ने के लिए जल्दी कोई राजी नहीं होता, तो राजी हो गए तत्सम पढ़ने के लिए, तो राजी से राजी सेठ, और निष्कवच के लिए भी राजी हो गए, तो राजी सेठ हो गए। ठीक है, ऐसे हम दोनों को याद कर लेंगे। और इसके बाद जो है, अगर बात करें, अगली महिला है निरुपमा सेवती। इनकी जो रचना है वो है पतझड़ की आवाजें 1976 की रचना है, पतझड़ की आवाजें। बटता हुआ आदमी 1977 की है, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982। निरुपमा सेवती के उपन्यास है पतझड़ की आवाजें 1976, बटता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982 की रचना है। सारी की सारी किसके द्वारा लिखी गई है?
निरुपमा सेवती के द्वारा जो है लिखे गए उपन्यास है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है भाई इनके उपन्यास निरुपमा सेवती के। कैसे याद करेंगे? कहते हैं जो निरुपमा है, निरुपमा कहती है कि मेरा जो नरक है वो अपना है। भाई अगर हम कोई नरक भोग रहे हैं तो वो हम ही भोग रहे हैं ना, तो मेरा नरक मेरा अपना नरक है, खुद का है। निरुपमा कहती है कि मेरा नरक अपना है क्योंकि दहकन के पार ही मैंने पतझड़ की आवाजें सुनी थी, जहां 77 बटते हुए आदमी थे, जहां पर आदमी को बांटा जा रहा था। तो ये मेरा ही नरक है। निरुपमा नाम की कोई लड़की है, वो कहती है भाई मेरा नरक अपना है क्योंकि दहकन के पार पतझड़ की आवाजें मैंने सुनी थी, जहां पर मैंने देखा कि आदमियों को बांटा जा रहा था, बट रहे थे आदमी। तो भाई ये मेरा नरक है, आपका नहीं है, मैंने देखा तो ये मेरा नरक है। बस ये निरुपमा सेवती के उपन्यास है। और इसके बाद जो है वो है नासिरा शर्मा। तो दोस्तों नासिरा शर्मा की रचनाओं को हम कल की क्लास में देखेंगे और कल हमारा जो है महिला उपन्यास जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो अपने सुझाव हम तक ज़रूर दीजिएगा। अच्छे कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी जो है कल जो है ठीक हम इसी टाइम पे 6 बजे इनके आगे की क्लास लेंगे और कल ये महिला उपन्यास जो है वो समाप्त भी हो जाएगा। तो मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।